नमस्कार। आज हम भारत के प्राचीन इतिहास की एक बहुत लंबी और बेहद दिलचस्प यात्रा पर निकल रहे हैं। जी। हमारे पास जो सामग्री है वो हजारों साल के इस फैलाव को संक्षिप्त में तो समेटती है, लेकिन इसमें गहरे मोती छिपे हैं ऐसा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये एक तरह से गागर में सागर भरने जैसा है। सही कहा। तो हमारा इरादा है इन स्रोतों में से मतलब मुख्य पड़ावों को समझना, अहम घटनाओं को देखना और सबसे बढ़कर उन सांस्कृतिक और वैचारिक धाराओं को पकड़ना जिन्होंने प्राचीन भारत को आकार दिया। हाँ, क्योंकि ये सिर्फ तारीखों और राजाओं की कहानी नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये विचारों के विकास की कहानी ज्यादा है। चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं। सोचिए, भारत में इंसानी मौजूदगी 20 लाख साल से भी ज्यादा पुरानी। ये स्रोत हमें ले जाते हैं सीधे पत्थर युग के समुदायों तक। शिकारी संग्राहक। हाँ, शिकारी संग्राहक जो फिर धीरे धीरे खेती की तरफ बढ़े। भीमबेटका की गुफाओं का जिक्र है इसमें, मध्य प्रदेश में। शैल चित्र। वो शैल चित्र, ये सिर्फ चित्र नहीं है, ये उस वक्त की जिंदगी का, उनके सरोकारों का, शायद उनकी कला का पहला सबूत है। बिल्कुल। और ये समझना जरूरी है कि ये विकास कैसे हुआ, मतलब एकदम से तो नहीं हुआ होगा। हाँ, कैसे? पहले था पूरा पाषाण युग। पत्थर के औजार थे, लेकिन बहुत कह सकते हैं शुरुआती किस्म के, कच्चे औजार। हाँ, कच्चे। फिर आया मध्य पाषाण युग। इसमें औजार बेहतर हुए, थोड़े नुकीले, तेज, और यहीं जानवरों को पालतू बनाने की शुरुआत भी हुई। अच्छा। और फिर आया नवपाषाण युग। ये एक तरह की क्रांति थी, खेती की शुरुआत। हाँ, खेती शुरू हुई, और जैसे ही खेती शुरू हुई तो फिर लोग एक जगह टिकने लगे, बस्तियां बनी, गांव बसे। अच्छा, तो मतलब जीवन शैली ही बदल गई पूरी तरह से। मिट्टी के बर्तन बनने लगे, कपड़ा बुनना शुरू हुआ। मेहरगढ़ जैसी जगहें जो अब पाकिस्तान में हैं, वो दिखाती हैं कि ये शुरुआती कृषि समुदाय कितने व्यवस्थित थे। तो ये धीमी लेकिन लगातार जो प्रगति हुई मां, इसी ने भारत की पहली महान शहरी सभ्यता की नींव रखी। और वो थी सिंधु घाटी सभ्यता। जी। लगभग 2500 से 1700 ईसा पूर्व। जी। दुनिया के प्राचीनतम शहरी सभ्यताओं में से एक। मेसोपोटामिया और मिस्र के साथ। कमाल की बात है, हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, ये नाम तो हम सब ने सुने हैं। हाँ, ये तो बहुत मशहूर शहर है। इनकी नगर योजना, मतलब आज भी देखकर हैरानी होती है, बिल्कुल सीधी सड़कें एक ग्रिड पैटर्न में। और वो नालियां, ढकी हुई नालियां उस जमाने में। वही तो, उन्नत जल निकासी व्यवस्था, घर भी पक्की ईंटों के बने थे, और बड़े बड़े अन्न भंडार मिले हैं, जो दिखाता है कि कृषि उत्पादन अच्छा था और उसे सहेज कर रखने का इंतजाम भी था। हाँ, एक व्यवस्थित समाज की निशानी है ये सब। वो खेती करते थे, व्यापार भी करते थे। मेसोपोटामिया तक से व्यापार के सबूत मिले हैं। और अपनी खास मोहरों का इस्तेमाल करते थे, पहचान के लिए शायद। हाँ, वो मोहरें भी बड़ी दिलचस्प हैं। उन पर जानवर बने हैं और कुछ लिखा भी है। लेकिन वो लिखावट हम पढ़ नहीं पाए हैं, है ना? नहीं, वही तो रहस्य है। उनकी लिपि अभी तक समझी नहीं जा सकी है। और सामाजिक ढांचे की बात करें तो इन स्रोतों के हिसाब से कोई बहुत बड़े महल या मंदिर नहीं मिले हैं। अच्छा, तो इसका क्या मतलब निकाला जाता है? इससे अंदाजा लगाते हैं कि शायद समाज ज्यादा समतावादी रहा हो, मतलब राजा या पुरोहित वर्ग का वैसा दबदबा न रहा हो जैसा दूसरी सभ्यताओं में दिखता है। शायद नागरिक सहयोग ज्यादा महत्वपूर्ण था। ये दिलचस्प है। पर फिर इसका पतन क्यों हुआ लगभग 1700 ईसा पूर्व के आसपास? ये भी एक बड़ा सवाल है। कई थ्योरीज हैं। कुछ लोग कहते हैं जलवायु परिवर्तन हुआ, सूखा पड़ा, नदियों ने रास्ता बदल लिया होगा। ये भी एक संभावना है। खासकर सरस्वती नदी के सूखने की बात होती है। कुछ बाहरी हमलों की भी बात करते हैं, लेकिन पक्के तौर पर कुछ कहना मुश्किल है। पर जो भी हो, ये सभ्यता ये तो दिखाती है कि कितने उन्नत थे वो लोग। बिल्कुल। बिना लिखित रिकॉर्ड को समझे भी उनकी ईंटें, उनके बर्तन, उनकी शहर की योजना ही उनकी कहानी कहते हैं। एक बहुत ही विकसित भौतिक संस्कृति थी इंडो आर्यन समूहों के भारत आने का। ये वो दौर है जब वेदों की रचना हुई, हिंदू धर्म के सबसे पुराने, सबसे पवित्र ग्रंथ। जी। इसीलिए इस काल को वैदिक युग कहते हैं, लगभग 1500 से 600 ईसा पूर्व तक। और इसे भी शायद 2 हिस्सों में बांटा जाता है। हाँ, समझने के लिए, एक है प्रारंभिक वैदिक काल, लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व। इस समय समाज ज्यादातर पशुपालक था, मतलब गाय का बड़ा महत्व रहा होगा। बहुत ज्यादा। संपत्ति का मुख्य स्रोत वही थी। लोग कबीलों में रहते थे जिन्हें जन कहते थे। धर्म भी अपेक्षाकृत सरल था, प्रकृति की पूजा। हाँ, इंद्र, अग्नि, वरुण, सोम जैसे देवताओं की स्तुति होती थी, यज्ञ होते थे, लेकिन वो शायद बाद के दौर जितने जटिल नहीं थे। तो फिर
उत्तर वैदिक काल में क्या बदला, यानी 1000 से 600 ईसा पूर्व के बीच बड़े बड़े बदलाव आए। सबसे बड़ा बदलाव था खेती का मुख्य आधार बन जाना। गंगा के मैदानों में लोहे के इस्तेमाल से खेती फैली। अच्छा, लोहे का इस्तेमाल शुरू हो गया था। हाँ, और इससे कृषि उत्पादन बढ़ा। अब कबीलों की जगह धीरे धीरे छोटे छोटे राज्य या कह लें जनपद बनने लगे। और समाज में भी बदलाव आया, वो वर्ण व्यवस्था। हाँ, वो इसी दौर में ज्यादा मजबूत और कठोर हुई। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये विभाजन ज्यादा स्पष्ट हो गया। धार्मिक कर्मकांड, खासकर यज्ञ, बहुत विस्तृत और जटिल हो गए। तो यहीं से वो सामाजिक और धार्मिक ढांचा बना जो आगे चलकर और विकसित हुआ। बिल्कुल, इस काल की जड़ें बहुत गहरी हैं। संस्कृत साहित्य की शुरुआती दर्शन, हिंदू रीति रिवाज, सामाजिक संरचना, इन सब की नींव इसी वैदिक युग में पड़ी। ये कबीराई जीवन से राज्यों और सामाजिक स्तरीकरण की तरफ एक बड़ा कदम था। और इन बदलावों के साथ ही 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व आते आते भारत में कई शक्तिशाली राज्य उभरकर सामने आए, जिन्हें कहा गया महाजनपद। हाँ, महाजनपद मतलब बड़े राज्य। 16 महाजनपदों का जिक्र मिलता है पुराने ग्रंथों में। जी, जिनमें कुछ बहुत ताकतवर थे, जैसे मगध, कोसल, वत्स और अवंती। इस दौर में खेती और फैली होगी, लोहे के औजारों का इस्तेमाल भी बढ़ा होगा। बिल्कुल, कृषि का विस्तार हुआ, जिससे शहरों का विकास और तेज हुआ। व्यापार बढ़ा और पहली बार सिक्कों का इस्तेमाल शुरू हुआ। वो आहत सिक्के जिन पर निशान बने होते थे। हाँ, पंचमार्क कॉइन। ये अर्थव्यवस्था में एक बड़ा बदलाव था। लेकिन शायद इस दौर की सबसे अहम बात कुछ और थी, वो धार्मिक आंदोलन। हाँ, वो इस काल की सबसे महत्वपूर्ण घटनाओं में से हैं। 2 महान धार्मिक और दार्शनिक आंदोलन खड़े हुए। एक जैन धर्म, जिसके मुख्य प्रणेता महावीर थे, और दूसरा बौद्ध धर्म, गौतम बुद्ध द्वारा शुरू किया गया। जी, और दोनों ने ही उस समय के जटिल कर्मकांडों और जाति व्यवस्था की जो कठोरता थी उसका विरोध किया। उन्होंने किस चीज पर जोर दिया? अहिंसा पर, नैतिक आचरण पर और एक तरह की आध्यात्मिक समानता पर। उन्होंने कहा कि मोक्ष या निर्वाण किसी जाति या यज्ञ से नहीं, बल्कि सही ज्ञान और सही आचरण से मिलता है। तो ये सिर्फ राजनीतिक बदलाव का ही दौर नहीं था। नहीं, ये विचारों के मंथन का, नई सोच का, नए आध्यात्मिक रास्तों की तलाश का भी समय था। और इसने ना सिर्फ भारत की सोच को बदला, बल्कि आगे चलकर जो पहला बड़ा साम्राज्य बना, उसकी जमीन भी तैयार की, खासकर मगध के शक्तिशाली होने से। और वो साम्राज्य था मौर्य साम्राज्य, 321 ईसा पूर्व के आसपास। हाँ, चंद्रगुप्त मौर्य ने इसकी नींव रखी, नंद वंश को हराकर। और ये पहली बार था कि लगभग पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को, मतलब काफी बड़े हिस्से को, एक राजनीतिक सत्ता के नीचे लाया गया। जी हाँ, ये भारत का पहला बड़ा एकीकृत साम्राज्य था। इसमें उनके गुरु और सलाहकार चाणक्य का बड़ा हाथ था। चाणक्य यानी कौटिल्य, उनका ग्रंथ अर्थशास्त्र तो आज भी पढ़ा जाता है। बिल्कुल, शासन कला, कूटनीति, अर्थव्यवस्था पर एक असाधारण किताब है वो। चंद्रगुप्त के बाद उनके बेटे बिंदुसार ने भी साम्राज्य को संभाले रखा। पर मौर्यों में सबसे मशहूर नाम तो अशोक का है ना, अशोक महान। हाँ, बिंदुसार के बेटे अशोक। उनका शासनकाल लगभग 273 से 232 ईसा पूर्व बहुत महत्वपूर्ण है। उनके जीवन में वो बड़ा मोड़ आया था ना, कलिंग युद्ध के बाद। हाँ, कलिंग युद्ध आज के उड़ीसा में बहुत भयानक था। कहते हैं लाखों लोग मारे गए या बंदी बनाए गए। उस हिंसा को देखकर अशोक का मन बदल गया। उन्होंने युद्ध छोड़ दिया। हाँ, उन्होंने युद्ध विजय की नीति छोड़कर धम्म विजय की नीति अपनाई। धम्म यानी नैतिक और सदाचारी शासन। उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया। और फिर उन्होंने इस धम्म को फैलाया बहुत जोर शोर से, न सिर्फ भारत में बल्कि श्रीलंका, मध्य एशिया और शायद यूनान तक अपने दूत भेजे। उन्होंने अपनी नीतियां, अपने संदेश चट्टानों और स्तंभों पर खुदवाए। वो अशोक के शिलालेख। जी, ये एक तरह से उस जमाने के सरकारी फरमान थे जो आम लोगों के लिए थे। और ये भारत के सबसे पुराने पढ़े जा सकने वाले लिखित प्रमाणों में से हैं, ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि में। तो मौर्य साम्राज्य की विरासत क्या रही? बहुत गहरी। एक तो उन्होंने एक बड़े साम्राज्य को चलाने के लिए कुशल प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। दूसरा, अशोक ने शासन में नैतिकता का जो विचार डाला वो बहुत अनोखा था। और बौद्ध धर्म का प्रसार? हाँ, राजकीय संरक्षण मिलने से बौद्ध धर्म भारत के बाहर भी फैला। हालांकि अशोक की मृत्यु के बाद साम्राज्य धीरे धीरे कमजोर होकर बिखर गया, लेकिन उसका असर बहुत लंबे समय तक रहा। मौर्यों के बाद का समय कैसा था? लगभग 185 ईसा पूर्व से 320 ईस्वी तक का। राजनीतिक रूप से ये थोड़ा बिखराव का दौर था। जैसा इन स्रोतों में बताया गया है, मौर्य साम्राज्य के खंडहरों पर कई क्षेत्रीय राज्य उभरे।
जैसे उत्तर में शुंग, फिर कण्व, दक्कन में सातवाहन काफी शक्तिशाली थे। और बाहरी हमले भी हुए शायद उत्तर पश्चिम से। हाँ, ये भी हुआ। इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर कुषाण आए। इन्होंने उत्तर पश्चिम भारत में अपने राज्य स्थापित किए। इनमें कुषाण शासक कनिष्क का नाम काफी आता है। जी, कनिष्क बहुत महत्वपूर्ण शासक थे। उनका साम्राज्य मध्य एशिया तक फैला था। उन्होंने बौद्ध धर्म को बहुत संरक्षण दिया। चौथी बौद्ध संगीति उन्हीं के समय में कश्मीर में हुई थी। तो भले ही राजनीतिक एकता नहीं थी, लेकिन सांस्कृतिक रूप से ये दौर अहम रहा होगा। बहुत ज्यादा। इसे सांस्कृतिक आदान प्रदान का मेलजोल का दौर कह सकते हैं। अलग अलग संस्कृतियां, भारतीय, यूनानी, ईरानी, मध्य एशियाई, आपस में मिली। व्यापार मार्गों का भी इसमें रोल रहा होगा। सिल्क रूट। बिल्कुल। सिल्क रूट इसी दौर में बहुत सक्रिय था। इससे न सिर्फ माल का व्यापार हुआ, बल्कि विचार, कला, धर्म भी फैले। बौद्ध धर्म का मध्य एशिया और चीन तक पहुंचना इसी दौर में तेज हुआ। गांधार कला शैली का विकास भी इसी समय हुआ, जिसमें भारतीय और यूनानी प्रभाव दिखता है। अच्छा, तो ये दिखाता है कि कैसे संस्कृतियां एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। हाँ, ये मिलना जुलना, लेना देना ही संस्कृति को जिंदा और समृद्ध बनाता है। और फिर आता है गुप्त साम्राज्य, लगभग 320 से 550 ईस्वी। इसे तो भारत का स्वर्ण युग कहते हैं। हाँ, अक्सर कहा जाता है। पर क्यों? ऐसा क्या खास था इस दौर में? देखिए, इन स्रोतों के अनुसार ये विज्ञान, कला, साहित्य और संस्कृति में असाधारण तरक्की का समय था। कौन थे मुख्य शासक? चंद्रगुप्त प्रथम ने इसकी नींव डाली। फिर उनके बेटे समुद्रगुप्त ने साम्राज्य का बहुत विस्तार किया। उन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा गया है, उनके सैन्य अभियानों के कारण। और चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य, उनका नाम तो बहुत सुना है। हाँ, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय में गुप्त साम्राज्य अपने चरम पर था। उनका दरबार विद्वानों और कलाकारों से भरा रहता था। वो नौरत्न वाली बात उन्हीं से जुड़ी है। अच्छा, वो नौरत्न जिनमें कालिदास भी थे? जी, महाकवि कालिदास। उनके नाटक जैसे अभिज्ञान शाकुंतलम, मेघदूतम जैसी कविताएं, ये सब इसी दौर की देन है। संस्कृत साहित्य अपने शिखर पर पहुंचा। और विज्ञान में भी तो कमाल हुआ था, वो शून्य वाली बात। हाँ, ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी। महान गणितज्ञ और खगोल शास्त्री आर्यभट्ट इसी युग में हुए। उन्होंने शून्य, जीरो की अवधारणा दी, पाई का मान बताया जो काफी सटीक था, और ये भी बताया कि पृथ्वी गोल है और अपनी धुरी पर घूमती है। सोचकर ही हैरानी होती है उस जमाने में ये सब जानना। बिल्कुल, ये गणित और खगोल विज्ञान में क्रांति थी। वरामिहिर जैसे दूसरे खगोल शास्त्री भी इसी समय हुए। आयुर्वेद में भी प्रगति हुई। और कला, अजंता की गुफाएं। अजंता की कुछ बेहतरीन चित्रकारी इसी गुप्त काल की हैं। मूर्तिकला भी बहुत विकसित हुई। नालंदा जैसा महान विश्वविद्यालय ज्ञान का बड़ा केंद्र बना। सोने के बहुत खूबसूरत सिक्के जारी किए गए। तो मतलब चौतरफा विकास हुआ। हाँ, इसीलिए इसे स्वर्ण युग कहा जाता है। यह सिर्फ राजनीतिक ताकत की बात नहीं थी, बल्कि एक ऐसी चमक थी जो ज्ञान, विज्ञान, कला, साहित्य सब में दिखाई देती है। समाज में स्थिरता और समृद्धि थी, जिसने इन चीजों को फलने फूलने का मौका दिया। पर फिर इसका अंत कैसे हुआ? बाद के गुप्त शासक उतने योग्य नहीं रहे और उत्तर पश्चिम से हूणों के लगातार हमले हुए। इन हमलों ने साम्राज्य को बहुत कमजोर कर दिया और धीरे धीरे वो बिखर गया। लेकिन इसकी विरासत तो रही होगी। बहुत मजबूत। गुप्त काल ने कला, साहित्य और विज्ञान का जो स्तर तय किया, उसका असर बाद की सदियों पर भी पड़ा। उसने भारतीय संस्कृति का एक क्लासिकल रूप गढ़ा, जो आज भी हमारी पहचान का हिस्सा है। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद, यानी लगभग 550 ईस्वी के बाद, क्या स्थिति बनी? इसे हम प्रारंभिक मध्यकाल कह सकते हैं, लगभग 1200 ईस्वी तक। इस दौर में भारत में फिर से कई क्षेत्रीय राज्यों का उदय हुआ। राजनीतिक एकता भंग हो गई। उत्तर भारत में हर्षवर्धन का नाम आता है। हाँ, हर्षवर्धन लगभग 606 से 647 ईस्वी ने उत्तर भारत में एक बड़ा साम्राज्य बनाने की कोशिश की। वो खुद विद्वान थे, नाटक लिखते थे और उन्होंने बौद्ध धर्म को भी संरक्षण दिया। चीनी यात्री हुएनसांग उन्हीं के समय में भारत आए थे। और दक्षिण भारत में? दक्षिण में ये दौर बहुत महत्वपूर्ण था। चालुक्य, बादामी के, पल्लव, कांचीपुरम के और बाद में राष्ट्रकूट, मान्यखेट के और चोल, तंजावुर के जैसे शक्तिशाली राजवंश उभरे। इन्होंने तो बड़े बड़े मंदिर भी बनवाए। हाँ, दक्षिण भारत की भव्य मंदिर वास्तुकला का विकास इसी दौर में हुआ। पल्लवों ने महाबलीपुरम के रथ मंदिर बनवाए, चालुक्यों ने ऐहोल और बादामी में मंदिर बनवाए, राष्ट्रकूतों ने एलोरा का कैलाश मंदिर बनवाया, जो एक ही चट्टान को काटकर बनाया गया है। अद्भुत। और चोलों ने तो तंजावुर का विशाल बृहदीश्वर मंदिर बनवाया। चोल अपनी नौसेना के लिए भी जाने जाते थे
और उन्होंने दक्षिण पूर्व एशिया के साथ व्यापार और सांस्कृतिक संबंधों को बहुत बढ़ाया। तो इस पूरे दौर की मुख्य बातें क्या रहीं? एक तो जैसा हमने कहा क्षेत्रीय राज्यों का उदय और उनके बीच संघर्ष। दूसरा दक्षिण भारत का राजनीतिक और सांस्कृतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण हो जाना। तीसरा भक्ति आंदोलनों का उदय और प्रसार। भक्ति आंदोलन ये क्या थे? ये ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत प्रेम और समर्पण पर जोर देने वाले आंदोलन थे। आलवार विष्णु भक्त और नायनार शिव भक्त संतों ने तमिल भाषा में बहुत भावनात्मक भजन लिखे जो बहुत लोकप्रिय हुए। इसने धर्म को आम लोगों के और करीब ला दिया और भारतीय संस्कृति का बाहर फैलना जारी रहा। हाँ, हिंदू और बौद्ध धर्म का प्रभाव दक्षिण पूर्व एशिया में और मजबूत हुआ। कंबोडिया में अंकोर वाट जैसा विशाल मंदिर परिसर इसी प्रभाव का नतीजा है। समुद्री व्यापार भी खूब फला फूला। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को देखें, प्राचीन भारत के मुख्य योगदान क्या रहे जो इन स्रोतों से उभर कर आते हैं? लिस्ट तो बहुत लंबी है, पर कुछ मुख्य बातें दोहरा लेते हैं। धर्म और दर्शन के क्षेत्र में हिंदू, बौद्ध, जैन धर्मों का जन्म और विकास। फिर न्याय, वैशेषिक, सांख्य, योग, मीमांसा, वेदांत जैसे दर्शन। हाँ, दुनिया को देखने और समझने के अलग अलग तरीके। बिल्कुल। फिर विज्ञान और गणित में जैसा हमने बात की, दशमलव प्रणाली, शून्य का आविष्कार, जो आज पूरी दुनिया इस्तेमाल करती है। हाँ, खगोल विज्ञान में आर्यभट्ट, वराहमिहिर का काम, चिकित्सा में शिश्रुत का शल्य चिकित्सा पर काम, चरक संहिता। भाषा और साहित्य में संस्कृत का इतना समृद्ध साहित्य, वेद, उपनिषद, रामायण, महाभारत जैसे महाकाव्य, कालिदास का साहित्य। जी। और कला और वास्तुकला में स्तूप जैसे सांची, चट्टानों को काटकर बनाई गुफाएं, अजंता, एलोरा, भव्य मंदिर जैसे खजुराहो, कोणार्क, दक्षिण के मंदिर, मूर्तियां, चित्रकला। ये सब तो वाकई कमाल का खजाना है। निश्चित रूप से। और ये समझना महत्वपूर्ण है कि ये योगदान सिर्फ भारत के लिए नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया की सभ्यता के लिए मौलिक हैं। क्या कोई ऐसी खास बात है जो प्राचीन भारत को अलग करती है? मुझे लगता है खास बात यह है कि यहाँ गहरी आध्यात्मिक और दार्शनिक खोज के साथ साथ वैज्ञानिक और तार्किक सोच भी साथ साथ विकसित हुई। ऐसा नहीं था कि धर्म ने विज्ञान को रोक दिया हो या विज्ञान ने धर्म को खत्म कर दिया हो। दोनों धाराएं साथ साथ बहती रही। दर्शन और गणित, कला और खगोल विज्ञान सब एक साथ फल फूल रहे थे। हाँ, ये एक रोका संगम दिखता है। तो हमने पत्थर के औजारों से शुरू करके भव्य शहरों तक, शक्तिशाली साम्राज्यों से गहरे दर्शन तक और विज्ञान की ऊंचाइयों तक का एक लंबा सफर तय किया। जी। जैसा कि ये स्रोत भी कहते हैं और हमारी चर्चा से भी लगता है, प्राचीन भारत का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं और युद्धों की कहानी नहीं है। नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये संस्कृति के विकास की, विचारों की उड़ान की और ज्ञान की खोज की एक अद्भुत, एक बहुत गहरी गाथा है। बिल्कुल। और इस चर्चा के अंत में मैं एक सवाल सोचने के लिए छोड़ना चाहूंगा जो इन स्रोतों को पढ़ते हुए मन में आता है। हाँ, जरूर। हमने इतनी सांस्कृतिक, बौद्धिक, वैज्ञानिक तरक्की की बात की, इतने महान दर्शनों और धर्मों का उदय देखा जिन्होंने समानता की बात की। फिर भी प्राचीन भारत में सामाजिक विभाजन, खासकर ये वर्ण व्यवस्था, न सिर्फ बनी रही बल्कि समय के साथ और मजबूत क्यों होती गई? ये तो बहुत बड़ा सवाल है। हाँ, इतने सुधार आंदोलनों के बावजूद ये गहरी जड़ें क्यों बनी रहीं? इतिहास की ये निरंतरता, ये बदलाव और ठहराव का खेल आज हमें अपने समाज की हकीकतों, हमारी असमानताओं और विभाजनों के बारे में क्या सोचने पर मजबूर करता है? वाकई ये एक ऐसा सवाल है जिस पर शायद घंटों बात हो सकती है और सोचना भी जरूरी है। प्राचीन भारत का इतिहास सच में एक गहरा समंदर है। जी हाँ। आज हमने बस इसकी कुछ लहरों को छूने की कोशिश की, पर इसकी गहराई और विविधता सचमुच हैरान करने वाली है।